अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी असल में अकेली कोई ख़ास बीमारी नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कुछ अमराज़ का मजमूआ है, जिसकी वजह से मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, वक्त के साथ साथ कमज़ोर हो जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। मसल्स में सिर्फ मसल्स, सॉफ्ट मसल्स नहीं बल्कि हार्ड मसल्स भी आते हैं, यानी हड्डियाँ, कार्टिलेज वगैरह। और मरीज़ अमूमन वक्त से पहले एक्सपायर हो जाता है। सिम्टम्स इसके तकरीबन एक ही जैसे होते हैं। पहले मैं इसकी अक़साम बता दूं। इसकी 9 किस्में होती हैं। एक कंजेनिटल, जो पैदाइशी तौर पर बच्चा जब पैदा होता है, कुछ अरसे बाद वालिदैन को महसूस होता है कि बच्चे की खाने पीने की सलाहियत, ग्रिप हैंड ग्रिप और बच्चे की सुनने की सलाहियत में फ़र्क होता है, उठना, बैठ नहीं सकता या वगैरह वगैरह। हाजमे में फ़र्क होता है, बच्चे का मुसलसल हाजमा ख़राब रहता है। दूसरी किस्म उसकी है ड्यूचेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्यूचेनी। और तीसरी किस्म है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दोनों तकरीबन एक जैसी हैं। दोनों में सॉफ्ट मसल्स और हार्ड मसल्स दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हार्ड मसल्स के साथ साथ कार्टिलेज वगैरह भी, कार्टिलेज और लिगामेंट्स भी कमज़ोर हो जाते हैं। कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग़ालिबन मैं अभी बता चुका हूँ, पैदाइशी होता है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि जिस्म में ताकत का ना होना, कमज़ोर हो जाना, मसल्स जो कंट्रैक्ट हो जाते हैं वो रिलैक्स होना भूल जाते हैं, नहीं रिलैक्स हो सकते। ऐसे मरीज़ों के अक्सर आंखें, पलकें, जब वो पलकें गिरी हुई होती है, चेहरा उनका मायूस दिखाई देता है। मसल्स, फेशियल मसल्स या हाथों के, पाँव के या दिल के, थायराइड वगैरह के मसल्स उनके कमज़ोर होते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उनके अमूमन प्रॉब्लम होते हैं। चौथी किस्म है इसकी फेशियोस्केपुलो ह्यूमेरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है। फेशियो यानी चेहरे का, स्केपुलो मतलब ऊपरी धड़ के, और ह्यूमेरल मतलब उनके गर्दन वगैरह के मसल्स, ऊपरी धड़ के, मुख्तसर इसका नाम, ऊपरी धड़ के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। यहाँ तक कि बाज़ मरीज़ों को सुनने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कानों के मसल्स एक्सपायर हो जाते हैं या मुतासिर हो जाते हैं। लिम्ब गिल्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें लिम्ब्स को असरअंदाज करता है, अपर लिम्ब्स, लोअर लिम्ब्स दोनों को, हाथों को और पाँवों को। ओकुलोफेरेंगल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसे नाम से ज़ाहिर है, आँखों का और चेहरे का, गर्दन के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये हाथ पाँव के पंजों का, पेडल्स का, जो पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियां, हाथों की उंगलियां वगैरह, ये इनके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। और एमेरल रिफ्यूज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें अमूमन कमर के और ऊपरी धड़ और दरमियानी धड़ के तमाम मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। हड्डियों के खुसूसन मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। लिगामेंट्स और कार्टिलेज कमज़ोर हो जाते हैं। स्कोलियोसिस होता है, हमेशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन अक्सर ऐसे मरीज़ को स्कोलियोसिस होगा। हाथ पाँव के मसल्स कमज़ोर होते हैं। तमाम के मुश्तरका सिम्टम्स जो है वो मसल्स का कमज़ोर होना है। खाना पीना दुश्वार होता है, हाथों की गिरफ्त ठीक नहीं होती, उठना बैठना मुश्किल होता है। बग़ैर सहारे की कुर्सी या फ़र्श से उठना मुश्किल होता है, कभी कभी सीवियर केसेस में नामुमकिन भी होता है। हार्ट के या फेफड़ों के मसल्स में कमज़ोरी हो सकती है, जिससे मतलूबा प्रॉब्लम, मतलूबा ऑर्गन के साथ उस मुतल्लिका प्रॉब्लम्स हो सकती है। अच्छा, इनकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह क्या है? एक एलोपैथिक डॉक्टर्स की राय है कि ये जेनेटिक बीमारी है, जबकि होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट कहते हैं कि ये मिनरल्स डिफिशिएंसीज की वजह से होता है। मिनरल्स मसलन मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम कार्ब, ये 3 मिनरल्स जो है ये सेल्स के अंदर सेल्स के अंदर जो एक दूसरे के करीब रहने की, एक दूसरे को पकड़े रखने की सलाहियत होती है, उसमें इजाफा करती है, उनको नॉर्मल रखती हैं। अगर ये इनमें से कोई एक या तीनों कम हो जाए, जिसमें मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम कार्ब में, कैल्शियम कार्बोनेट में, तो मसल्स फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं और वक्त के साथ साथ फिर कमज़ोर हो जाते हैं। इन्हीं मसल्स में फटीग पैदा हो जाता है, यानी थकावट, थके थके रहते हैं, ताकत कम रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये मसल्स कमज़ोर होकर
नाकारा हो जाते हैं। इसी तरह फास्फोरस डिफिशिएंसी होती है जिसम में। फास्फोरस कैल्शियम को, हड्डियों को, लिगामेंट्स को और कार्टिलेज को मजबूत रखता है। फास्फोरस हमारे जिस्म में ताकत को महफूज रखने के लिए, स्टोर करने के लिए बहुत कारआमद है। तो लिहाजा अगर फास्फोरस कम होगा या नहीं होगा तो भी हमारी एनर्जी सेव नहीं होगी जिस्म में, स्टोर नहीं होगी जिस्म में। कार्टिलेजेस, बोन्स कमज़ोर होंगे, लिगामेंट्स कमज़ोर होंगे और वही बात आ जाती है पकड़ या खड़ा होना या गिरफ्त या स्टूल वगैरह में, आँखों में, दिल के या फेफड़ों के फंक्शन में फ़र्क हो सकता है। इसी तरह सोडियम और क्लोराइड दोनों मिनरल्स जो है ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ुसूसन नर्वस सिस्टम के लिए। ये सेल्स में इन पहले जो मैं मिनरल्स बयान कर चुका हूँ, इन तमाम के डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स में ब्रेन जो कंट्रोल करता है उसके लिए ब्रेन को सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसकी मैं पहले एक वीडियो बना भी चुका हूँ सोडियम क्लोराइड पर, नमक पर, वो आप देखें, सुने और समझें। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि खाना पीना जिस्म को ठीक नहीं लगता, हज़मा ख़राब होगा, या दिल को प्रॉब्लम, अगर दिल के मसल्स ख़राब है या फेफड़ों के मसल्स ख़राब है या हाथों के, पाँव के या कमर के मसल्स, तो ज़ाहिर है मरीज़ को मुतल्लिका परेशानी होंगी। और अगर ये फेफड़ों, दिल या इंटेस्टाइन की बात है, लिवर वगैरह, किडनीज़ की से मुतल्लिक है तो एक्सपायरी वक्त से पहले हो सकती है। तरीका इलाज, डायग्नोसिस पहले बता दूँ। डायग्नोसिस के लिए वैसे तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, कार्डियक टेस्ट करवाए जाते हैं, इमेजिंग टेस्ट करवाए जाते हैं, लेकिन ये तमाम टेस्ट सिर्फ इसलिए करवाए जाते हैं ताकि अंदाज़ा लगाया सके, पता लगाया जा सके कि अंदरूनी तौर पर कितने मसल्स डैमेज हैं या इफेक्टिव हैं। ख़ास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पता लगाने के लिए हमें 3 टेस्ट की ज़रूरत होती है। सीरम क्रिएटिनिन, किनास, सीरम एल्डोलोज और मायोग्लोबिन। इन तीनों में से अगर कोई भी या तीनों में फ़र्क होगा तो हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कंफर्म हो जाएगी। तरीका इलाज क्या होगा? एलोपैथी में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई भी इलाज नहीं है। एलोपैथ्स अमूमन फिजियोथेरेपी करवाते हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपी करवाते हैं, स्पीच थेरेपी करवाते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं मार्केट में जो मिसाल के तौर पर एटिप्लाइरेसिन, गोलोडोसिन, वोल्टोरसन, कैसमेरोसन वगैरह के नाम से, ये चारों हफ्ते में एक बार इंजेक्शन की शक्ल में लगाए जाते हैं। लेकिन ये चारों के चारों फ़िलहाल एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है, इनका कोई कंफर्म रिज़ल्ट फ़िलहाल नहीं है। जानवरों पर भी रिज़ल्ट चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जिसका फ़िलहाल कोई भी रिज़ल्ट नहीं मौसूल हुआ। बच्चों के लिए डेफ्लाज़ोकॉर्ट के नाम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड सस्पेंशन या टेबलेट्स की शक्ल में बनाया जाता है। लेकिन चूँकि ये स्टेरॉइड है इसलिए बच्चों के लिवर और किडनीज़ को बहुत बुरी तरह मुतासिर करता है और बच्चा या बीमार वक्त से पहले एक्सपायर हो सकता है। होम्योपैथी जो, उससे पहले आपको मैं मिनरल्स के नाम गिनवा चुका हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि होम्योपैथी में तरीका इलाज क्या होगा। फिर वही बात आ जाती है नाइट्रोक्लोरोटिकम पे, सोडियम क्लोराइड पे, ऑरम मेटालिकम, प्रोस्टॉक्स, कास्टिकम, सीपिया, अर्जेंटम मेटालिकम, फास्फोरस, एंटीमोनियम, क्रूडम, लाइकोपोडियम, फेगोपाइरिन, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फ्लोर, थूजा, कैलकेरिया फॉस, ग्रेफाइट्स, अलुमिना, सिलिशिया टेरा, प्लैटिनम मेटालिकम, स्टानम मेटालिकम, अगारिकस मुस्केरियस, जिंक मेटालिकम, सल्फ़र, मैग्नीशियम सल्फ वगैरह वगैरह मैं कहूँगा क्योंकि बहुत सारी हैं। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो बेहतरीन इलाज है इसका, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। कई मरीज़ इससे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं। आप भी कम्बिनेशंस बनाएं। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर तो सिंगल रेमेडी दें अपने मरीज़ को, लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं मरीज़ की तो कम्बिनेशन बना कर दें। पोटेंसी बारीक से बारीक रखें, डोज ट्राइस अ डे रखा करें ताकि आपके मरीज़ की जिस्म के अंदरूनी तक ज़्यादा गहराई तक दवाई का असर हो और मरीज़ कम वक्त में बेहतर सेहत हासिल कर सके।
कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तरीका सीखने के लिए या पोटेंसी सिलेक्शन के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप किया करें और फुर्सत मिलते ही मैं आपको जवाब दिया करूँगा। थैंक यू।